हेलो फ्रेंड, वेलकम टू है टारगेट पॉइंट। आज हम इस वीडियो में एंक्लस बेस्ड 500 MCQs के पार्ट 4 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन एंड आंसर रेशनल के साथ हैं। दिस MCQs इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसकी जो अदर पार्ट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। जो हमारा थर्ड पार्ट था उसमें ओनली हमने फंडामेंटल के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज से हमारे MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के क्वेश्चंस स्टार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब हाई टारगेट पॉइंट फॉर वॉच मोर वीडियो एंड कंप्लीट 500 MCQs। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। क्वेश्चन: When planning discharge, teaching for a young adult, the nurse should include the potential health problems common in this age group. What should the nurse include in this teaching plan? क्वेश्चन में पूछा है, एक नर्स है जो टीचिंग प्लान प्रिपेयर कर रही है जो पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है उसके लिए, और पेशेंट क्या है, यंग एडल्ट पेशेंट है। तो नर्स को पता है कि इस एज ग्रुप में कौन सी पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम कॉमन होती है जिसके अकॉर्डिंग नर्स टीचिंग प्लान इंक्लूड करेगी। तो हमें इसमें पता करना है कि कौन सी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम होती है यंग एडल्ट एज ग्रुप में। ऑप्शन में है 1 किडनी डिस्फंक्शन, 2 कार्डियोवास्कुलर डिजीज, 3 आई प्रॉब्लम सच एज ग्लोकोमा, 4 एक्सीडेंट इंक्लूडिंग देयर प्रिवेंशन। तो इसमें से कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम कॉमन होती है यंग एडल्टहुड के लिए जो हमें जिसके बारे में उसे प्रिवेंट करने के लिए टीचिंग प्लान इंक्लूड करना है। हमारा राइट आंसर होगा इधर 4 एक्सीडेंट इंक्लूडिंग देयर प्रिवेंशन। एक्सीडेंट क्या है, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है यंग एडल्टहुड एज ग्रुप के लिए, तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हमें टीचिंग प्लान इंक्लूड करना है। इसका रेशनल है, एक्सीडेंट आर कॉमन ड्यूरिंग यंग एडल्टहुड बिकॉज ऑफ इमेच्योर जजमेंट। जो जजमेंट होता है वो मैच्योर होता है इस एज में, इसीलिए एक्सीडेंट क्या होती है, कॉमन होती है, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम होती है यंग एडल्टहुड के लिए। जो हमारा 1 ऑप्शन था, किडनी डिस्फंक्शन इज़ नॉट प्रॉब्लम स्पेसिफिक टू एनी वन स्टेज ऑफ ग्रोथ। किसी वन स्पेसिफिक एज ग्रोथ में किडनी डिस्फंक्शन एसोसिएट नहीं होता है। और जो हमारा 2 था, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ इज़ ए कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम इन मिडल एडल्टहुड। अगर हमारा क्वेश्चन में यंग एडल्टहुड की जगह मिडल एडल्टहुड दिया होता तो हमारा राइट आंसर 2 होता, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम होती है मिडल एडल्टहुड में। और 3 था हमारा ऑप्शन, ग्लोकोमा इज़ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम इन ओल्डर एडल्ट। अगर हमारा क्वेश्चन में ओल्डर एडल्ट के लिए पूछता तो हमारा ग्लोकोमा राइट आंसर होता। हमारा एज ग्रुप को फोकस करना है, एज ग्रुप में देखना है कि कौन सी एज ग्रुप दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा। ओल्डर एडल्ट में कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम ग्लूकोमा होती है और मिडल में कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है और यंग एडल्टहुड में एक्सीडेंट कॉमन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72। A 76-year-old male client asked the nurse about the chance of getting osteoporosis like his wife, which is the best response by the nurse। एक 76 मेल क्लाइंट है जो नर्स से ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस के बारे में पूछ रहा है लाइक हिज वाइफ के लिए, अपनी वाइफ के लिए। तो नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? ऑप्शन में 1, दिस इज़ ओनली प्रॉब्लम फॉर वुमेन। ये प्रॉब्लम सिर्फ वुमेन के लिए होती है, वुमेन को अफेक्ट करती है। 2, एक्सरसाइज इज़ अ गुड वे टू प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम। एक्सरसाइज एक गुड वे है जिससे हम प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं या रोक सकते हैं। 3, यू आर नॉट एट रिस्क बिकॉज ऑफ योर स्मॉल फ्रेम। आपका स्मॉल फ्रेम होने की वजह से आपको इसका रिस्क नहीं है। 4, यू माइट थिंक अबाउट हैविंग ए बोन डेंसिटी टेस्ट। आपको बोन डेंसिटी टेस्ट कराना चाहिए। हमारा राइट आंसर होगा 4 हमारा राइट आंसर होगा, यू माइट थिंक अबाउट हैविंग बोन डेंसिटी टेस्ट। आपको बोन डेंसिटी टेस्ट कराना चाहिए, नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, रेशनल देखते हैं इसका। ओस्टियोपोरोसिस नॉट रेस्ट्रिक्टेड to women, it is a potential major health problem of all older adult। ये क्या होती है, potential major health problem होती है of all older adults के लिए, जो older adults होते हैं सबके लिए। जो हमारा 1 ऑप्शन था, osteoporosis also can occur in female, ऐसा नहीं है, osteoporosis also can occur in male। ये मेन में भी हो सकती है और फीमेल में, फीमेल और मेल दोनों को अफेक्ट कर सकती है। बट ये क्या होती है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम होती है ऑफ ऑल ओल्डर एडल्ट्स के लिए। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। और जो बोन डेंसिटी टेस्ट था ये हमें पेशेंट को एडवाइस देनी है। और बोन मिनरल डेंसिटी के लिए मेज़रमेंट, इससे हम क्या कर सकते हैं, मेज़र असेस द मास ऑफ बोन
पर यूनिट वॉल्यूम, इससे हम असेस कर सकते हैं। और हाउ टाइटली द बोन पैक्ड, जो बोन है वो कितने टाइटली पैक्ड है, इससे हम ये देख सकते हैं, ठीक है। और बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट से हम जो कैल्शियम और मिनरल्स का लेवल होता है बोन्स में वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो 2 ऑप्शन था हमारा, एक्सरसाइज मे डिक्रीज द अकरेंस ऑफ डिजीज बट विल नॉट प्रिवेंट, जो एक्सरसाइज होती है इससे हम ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बट इससे हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। और स्मॉल फ्रेम जो 4 आंसर था हमारा, इज ए रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, व्हाट इज द प्रायोरिटी व्हेन वर्किंग विद एज ग्रुप ऑफ मिडल एज एडल्ट क्लाइंट। अगर मिडल एज एडल्ट क्लाइंट के साथ हम वर्किंग में हैं तो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी। ऑप्शन में है 1 सिजेशन ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के लिए हम उसे अवॉइड करेंगे या बंद करने को कहेंगे। 2 प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे। एब्स्टिनेंस फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल बंद करने के लिए कहेंगे। 4 डिक्रीजिंग हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल होता है उसको कम करने के लिए कहेंगे। हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 स्मोकिंग, सिजेशन ऑफ स्मोकिंग, सिजेशन ऑफ स्मोकिंग, ये हमारा आंसर राइट होगा। अगर हम मिडल एज एडल्ट क्लाइंट के साथ वर्किंग में हैं तो हम सिजेशन ऑफ स्मोकिंग की एडवाइस देंगे, ठीक है। स्मोकिंग इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड हाइपरटेंशन, ये क्या होती है, मेजर रिस्क फैक्टर होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए और हाइपरटेंशन के लिए। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ मिडल एज एडल्ट, और कब होता है ये मेजर हेल्थ प्रॉब्लम होती है मिडल एज एडल्ट की। जो 2 ऑप्शन था हमारा, मिडल एज एडल्ट आर नॉट एट रिस्क फॉर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं, ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं जो मिडल एज होती है एडल्ट को उनको। और 3 जो अल्कोहल इंटेक शुड बी लिमिटेड, वो लिमिटेड कर देना चाहिए, बट टोटल एब्स्टिनेंस बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, इज़ नॉट रिक्वायर फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, ये हेल्थ प्रॉब्लम के लिए हेल्थ प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है। और जो हमारा 4 ऑप्शन था, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल शुड बी इंक्रीज टू हेल्प प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जो एसडीएल लेवल है हमारा वो डिक्रीज कम नहीं करना है हमें, इसको हमें क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, Which factor does the nurse consider most likely contribute the increased incidence of hip fracture in older adult? क्वेश्चन में पूछा है कौन से चांसेस हैं जो इंसिडेंस इंक्रीज कर देंगे हिप फ्रैक्चर होने के ओल्डर एडल्ट में। एक ओल्डर एडल्ट है उसमें हिप फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ा देंगे, इसमें से कौन सी कंडीशन है जो चांसेस बढ़ाएगी। 1 केयरलेसनेस, 2 फ्रेगिलिटी ऑफ बोन, 3 सेडेंट्री एक्सिस्टेंस, 4 रिमोटॉइड डिजीज। करेक्ट आंसर हमारा 2 फ्रेगिलिटी ऑफ बोन अगर फ्रेगिलिटी बोन में फ्रेगिलिटी हो गई है तो ये क्या करेगी, हमारे हिप फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ा देगी, इंसिडेंस बढ़ा देगी ओल्डर एडल्ट में, ठीक है। फ्रेगिलिटी मतलब एक कोमल हो जाना, बिल्कुल बोन्स का लचीलापन आ जाना, ठीक है, सॉफ्टनिंग हो जाना, ये हमारे फ्रेगिलिटी होती है। बोन बिकम मोर फ्रेगलाइल बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, अगर बोन डेंसिटी लॉस हो रही है तो वो क्या होगा, फ्रेगाइल के चांसेस बढ़ा देगी, बोन को क्या कर देगी, फ्रेगाइल कर देगी, ठीक है। विथ द एजिंग प्रोसेस, ये एजिंग प्रोसेस में होता है, हमारा क्वेश्चन में पूछा है ओल्डर एडल्ट के लिए, ये कब होता है, एजिंग प्रोसेस के साथ होता है। दिस ऑफन इज एसोसिएट विद द लोअर सर्कुलेट लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, अगर ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं इनका लेवल जो होता है वो सर्कुलेट होना कम हो जाए तो उससे भी ये क्या होते हैं, चांसेस एसोसिएट होते हैं। जो 1 था हमारा ऑप्शन, केयरलेसनेस इज ए कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेबल टू सर्टेन इंडिविजुअल रेदर देन द टू पीपल विद इन ए डेवलपमेंट लेवल। ये केयरलेसनेस बहुत सारे चांसेस, बहुत सारी कंडीशन क्रिएट कर सकता है, इसको हम राइट आंसर नहीं बोल सकते। जो हमारा 3 होता है, ऑल्सो प्रोलॉन्ग लैक ऑफ वेट बियरिंग एक्टिविटी, जो हमारा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल था, सेडेंट्री मतलब बिल्कुल जो वर्क होता है वो कम करना, वर्कलोड बिल्कुल नहीं होना, इसे हम सेडेंट्री लाइफ स्टाइल बोलते हैं। बट वेट बियरिंग एक्टिविटी
बट जो वेट बेयरिंग एक्टिविटी होती है वो एसोसिएट कर सकती है बोन डेमिनरेशन को एंड हिप फ्रैक्चर ऑल्सो अकर इन एक्टिव ओल्डर एडल्ट को, तो वो हमारा राइट आंसर नहीं होगा। और 4 जो रिमोटॉइड डिजीज़ है ये क्या करती है, स्केलेटल सिस्टम को अफेक्ट करती है, ये हिप फ्रैक्चर को इंसिडेंस नहीं करती है, चांसेस नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 A 78-year-old client who has hypertension is beginning treatment with furosemide Lasix. Consider the client age. What should the nurse teach the client to do? एक 78-year-old client है जिसको क्या है, हाइपरटेंशन है, उसका ट्रीटमेंट furosemide से स्टार्ट किया गया है। तो कंसिडर द क्लाइंट एज, व्हाट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू डू। क्लाइंट को क्या करने के लिए नर्स को टीच करना है। 1 लिमिट फ्लूइड एट बेड टाइम, फ्लूइड क्या करना है, कम लेना है बेड टाइम, जब बेड के टाइम मतलब सोने जा रहा है पेशेंट उस टाइम। 2 चेंज पोजीशन स्लोली, जो पोजीशन चेंज कर रहा है पेशेंट वो स्लो करना है। 3 टेक द मेडिकेशन बिटवीन मील्स के बीच बीच में मेडिकेशन लेनी है। 4 असेस द स्किन फॉर ब्रेकडाउन डेली, अगर स्किन ब्रेकडाउन हो रही है तो उसको डेली असेस करना है। हमारा करेक्ट आंसर होगा 2 चेंज पोजीशन स्लोली। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है। इससे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, पेशेंट को जो हाइपरटेंशन होता है अगर हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो पेशेंट को ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, इससे प्रिवेंट करने के लिए चेंज पोजीशन स्लो, अलाउ द बॉडी टू एडजस्ट। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन में क्या होता है, ये उस टाइम होता है जब हम पोजीशन एकदम सडनली चेंज करते हैं जिसमें डिजीनेस और लॉस ऑफ बैलेंस होने के चांसेस होते हैं। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, पेशेंट को एडवाइस करनी है कि वो क्विकली जो पोजीशन होती है वो क्विकली चेंज ना करे, स्लो करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। A client is prescribed prolonged bed rest after surgery. Which complication does the nurse expect to prevent by teaching this client to avoid pressure on the popliteal space? एक पेशेंट है, एक क्लाइंट है जिसको prolonged bed rest प्रिस्क्राइब किया गया है, मतलब लॉन्ग टाइम तक बेड रेस्ट प्रोवाइड किया गया है सर्जरी के बाद। तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन नर्स एक्सपेक्ट करेगी, उससे प्रिवेंट करने के लिए नर्स टीच करेगी पेशेंट को अवॉइड प्रेशर ऑन द पॉप्लेटियल स्पेस। पॉप्लेटियल स्पेस पर क्या करना है, प्रेशर अवॉइड करना है। उसके लिए नर्स को पता है कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, एक्सपेक्ट होगा, जिससे नर्स प्रिवेंट करेगी। ऑप्शन है 1 सेरेब्रल एम्बोलिज्म, 2 पल्मोनरी एम्बोलिज्म, 3 ड्राई गैंग्रीन ऑफ ए लिम्ब, 4 कोरोनरी वेसल अक्लूजन। तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा इसमें अगर पेशेंट लॉन्ग टाइम तक बेड रेस्ट पे है आफ्टर सर्जरी के। और तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें 2 पल्मोनरी एम्बोलिज्म। 2 पल्मोनरी कैपिलरी बेड्स आर द फर्स्ट स्मॉल वेसल दैट आर द एम्बुलस। ये क्या होती है, फर्स्ट स्मॉल वेजल्स होती है जो एम्बुलस हो सकती है। एम्बुलस क्या होता है, एक थ्रोम्बोसिस बन जाता है, मोमेंटेबल थ्रोम्बोसिस एनकाउंटर वंस इट इज़ रिलीज फ्रॉम द काफ वेन। ये क्या होता है, रिलीज होता है फ्रॉम काफ वेन से रिलीज होता है। और जो हमारा 1 और 4 ऑप्शन था, सेरेब्रल एम्बोलिज्म और ड्राई गैंग्रीन ऑफ 1 ऑप्शन तो हमारा जो सेरेब्रल एम्बोलिज्म और 4 कोरोनरी वेसल अक्लूजन, ये क्या होगा, दिस इज नॉट अकर बिकॉज द एम्बुलेंस विल एंटर द पल्मोनरी सिस्टम फर्स्ट। जो एम्बुलेंस होता है ये क्या होता है, फर्स्ट कहाँ एंटर होता है, पल्मोनरी सिस्टम में फर्स्ट एंटर होता है। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट एम्बुलेंस कहाँ एंटर होता है, पल्मोनरी सिस्टम में एंटर होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा। ये कॉम्प्लिकेशन एसोसिएट होगा। और 3 ड्राइनेस गैंग्रीन अकर व्हेन द आर्टियल रेदर देन द वीनस सर्कुलेशन इज कंप्रोमाइज्ड। ओके, यहाँ पर हमारा राइट आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। ए नर्स इन द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट is caring for a client who receive a general anesthetic. Which finding should the nurse report to the health care provider? एक नर्स है, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में है। पोस्ट एनेस्थीसिया मतलब जहाँ एनेस्थीसिया देते हैं उसके बाद पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में है। इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट, पेशेंट की केयर कर रही है जो कि उसने क्या लिया है, पेशेंट ने जनरल एनेस्थीसिया लिया है। तो कौन सी फाइंडिंग में नर्स को
हेल्थ केयर को प्रोवाइडर को रिपोर्ट करना चाहिए? ऑप्शन में है 1 क्लाइंट पुशेस द एयरवे आउट, अगर पेशेंट एयरवे आउट पुश कर रहा है तब। 2 क्लाइंट हैज़ स्नोरिंग रिस्पायरेशन, अगर पेशेंट स्नोरिंग रिस्पायरेशन कर रहा है तब। या 3 रिस्पायरेशन ऑफ 16 बीट मिनट पर मिनट आर शैलो, अगर पेशेंट की रिस्पायरेशन क्या है 16 बीट पर मिनट आर शैलो है। 4 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्रॉप द 130 to 90 mmHg, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है 130 to 90 mmHg से। हमारा राइट आंसर होगा 4, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है 130 to 90 mmHg से, तो ये हमें क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिपोर्ट करना है। ठीक है, रेशनल देख लेते हैं इसका। ए ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, रैपिड पल्स रेट, कोल्ड काल्मी स्किन एंड ओलिगोयूरिया आर साइन ऑफ डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड शॉक। ये किसके साइन है? अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और रैपिड पल्स है, कोल्ड क्लैमी स्किन है एंड ओलिगोयूरिया, यूरिन का जो आउटपुट है वो डिक्रीज हो गया, ओलिगोयूरिया, ये किसके साइन होते हैं? जो ब्लड वॉल्यूम है हमारी वो डिक्रीज हो रही है या शॉक के साइन होते हैं। तो इसे विच इज़ नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली कैन लीड टू डेथ, ये क्या कर सकते हैं, डेथ भी लीड कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा 1 ऑप्शन था, क्लाइंट पुशेस द एयरवे आउट, दिस इज एन एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, द क्लाइंट विल पुश आउट द एयरवे एज द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया सबसाइड। ये हमारा क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स होता है, ये एक्सपेक्ट करते हैं हम, ये कोई एबनॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं है, इसलिए हम इसके लिए इन्फॉर्म नहीं करेंगे। और 2 और 3 दिस इज कॉमन रिस्पॉन्स टू डिप्रेस इफेक्ट ऑन एनेस्थीसिया, और ये क्या है, ये नॉर्मल कंडीशंस है हमारी, इसलिए हमारा यहाँ राइट आंसर 4 होगा। अगर बीपी जो है हमारा इससे फॉल डाउन हो रहा है तो, ठीक है, ये ड्रॉप हो रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, आफ्टर ए बाईलेटरल लंबर sympathectomy, a client has a sudden drop in blood pressure but there is no evidence of bleeding. What should the nurse identify as the most likely cause of the change in blood pressure? एक पेशेंट है जिसकी बाईलेटरल लंबर सिंपैथेक्टोमी हुई है और उसमें क्या हुआ है, पेशेंट में सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, बीपी जो है सडन डिक्रीज हो गया है, ड्रॉप हो गया है, कम हो गया है, या बट देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग, बट एविडेंस ब्लीडिंग का कोई एविडेंस नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो नर्स, व्हाट शुड द नर्स आइडेंटिफाई एज द मोस्ट लाइकली कॉज, तो नर्स इसका क्या कारण आइडेंटिफाई करेगी, जो ब्लड प्रेशर चेंज हुआ है इसका क्या कारण हो सकता है, क्या आइडेंटिफाई करेगी नर्स? ऑप्शन में 1 इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक की वजह से हुआ है, 2 कॉन्शियसनेस ऑफ एनेस्थीसिया, 3 इंक्रीज लेवल ऑफ एपिनेफ्रिन, 4 रिकलेक्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई। राइट आंसर होगा हमारा 4 रीएलोकेशन ऑफ द ब्लड सप्लाई, ये हमारा राइट आंसर होगा। इसका रेशनल देख लेते हैं, ये किसकी वजह से होता है, रीलोकेशन ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से हुआ है। जो सिंपैथेक्टोमी होती है ये क्या कॉज करती है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेजल्स को डायलेट करती है, जिसकी वजह से अगर ब्लड वेजल्स डायलेट होगी तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, फॉल होगा, कम होगा, ठीक है, या नॉर्मल वैल्यू से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द लोअर एक्सट्रीमिटी, द रिजल्टिंग शिफ्ट इन ब्लड वॉल्यूम लोअर द सिस्टमिक ब्लड प्रेशर। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा रीअलोकेशन ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से क्या होगा, पीपी लो होगा। और जो हमारा 1 ऑप्शन था, फ्लूइड लॉस एसोसिएटेड विद द सर्जरी में ग्रेजुअली लोअर द ब्लड प्रेशर, दिस इज कंपेंसेटेड बाय द एंडोक्राइन एंड रीनल मैकेनिज्म। ये किसकी वजह से होता है, एंडोक्राइन और रीनल मैकेनिज्म की वजह से होता है अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है तो। 2 ऑल्सो एनेस्थीसिया डिप्रेस वाइटल साइन, और एनेस्थीसिया जो होता है वो हमारा वाइटल साइन डिप्रेस कर सकता है। जनरली देयर इज नॉट सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर पोस्ट ऑपरेटिवली, बट ये क्या करता है, बीपी को ड्रॉप कम नहीं करता है नॉर्मल वैल्यू से, इसमें बीपी कम नहीं होता है इसकी वजह से, एनेस्थीसिया की वजह से, ठीक है, वो भी पोस्ट ऑपरेटिवली कंडीशन में। और 3 एपिनेफ्रिन विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। एपिनेफ्रिन हम क्या क्यों यूज़ करते हैं, बीपी को इंक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसलिए बीपी एपिनेफ्रिन की वजह से फॉल नहीं होगा, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। स्टिमुलेट कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिविटी, ये क्या करती है, जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिविटी होती है उसको स्टिमुलेट करती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 79, ए नर्स इंस्पेक्टेड 2-day-old intravenous site and identify erythema, warmth and mild edema. The client report tenderness when the area is palpated. What should the nurse do first? एक नर्स 2-day-old intravenous site है, 2 दिन हुए हैं आईवी साइट को, उसे आइडेंटिफाई कर रही है, उसमें क्या है, इरेथमा है, वार्म मतलब थोड़ा गर्म भी हो रहा है, एंड एरिया और माइल्ड एडिमा है। तो क्लाइंट रिपोर्ट टेंडरनेस, और क्लाइंट क्या कर रहा है, टेंडरनेस रिपोर्ट मतलब उसमें टेंडरनेस भी शो हो रही है। तो व्हेन द एरिया इज पाल्पेट, जब पाल्पेट कर रहे हैं तो टेंडरनेस शो हो रही है। टेंडरनेस क्या होती है, जब हम पाल्पेट करते हैं तो उसको पेन फील होना या वो साइड क्या होना, सॉफ्ट हो जाना। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? तो नर्स फर्स्ट क्या करेगी इस कंडीशन में? 1, इरिगेट द आईवी ट्यूबिंग, आईवी जो ट्यूब है उसको इरिगेट कर देगी, हटा देगी। 2, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूज़न जो है उसको डिसकंटिन्यू करेगी। या 3, स्लो द रेट ऑफ द इन्फ्यूज़न, जो इन्फ्यूज़न की रेट है उसको स्लो करेगी। 4, ऑब्टेन ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर एन एनाल्जेसिक, या प्रिस्क्राइब करेगी एनाल्जेसिक को। हमारा राइट आंसर होगा यहाँ 2, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूज़न को पहले क्या करेगी, डिसकंटिन्यू करेगी। जो 1 ऑप्शन है हमारा, इरिगेट सडनली नहीं कर सकती है एकदम से, और स्लो द रेट ऑफ द इन्फ्यूज़न, स्लो इन्फ्यूज़न रेट करने से उधर कोई बेनिफिट नहीं होगा और नर्स को प्रिस्क्राइब करने का राइट नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर 2 होगा। द क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, यहाँ क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन के चांसेस, मतलब जो सिम्टम्स शो हो रहे हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। द इंट्रावीनस कैथेटर शुड बी रिमूव टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस से प्रिवेंट होने के लिए हमें क्या करना है, जो कैथेटर है उसको रिमूव करना है। पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट हमारा होगा डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूज़न। ठीक है, और जो 1 और 3 है, दिस इज़ ए अनसेफ, ये अनसेफ है। इट मे फर्दर इरिटेट द वेन एंड प्रेसिपिटेट ए थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ये क्या कर सकते हैं, और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कॉज कर सकते हैं। और जो 4, ऑल्सो दिस मे रिलीव दिस डिस्कम्फर्ट, इट इज़ नॉट एन इंटरवेंशन दैट विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, जो एनाल्जेसिक है वो पेन कम करेगी, बट इज नॉट इंटरवेंशन विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम, बट ये क्या करेगी, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, a client who had surgery 24 hours ago report pain in the calf. Assessment reveals redness and swelling at the site of discomfort. What should the nurse do? एक क्लाइंट की सर्जरी हुई है 24 आवर्स अगो, और वो क्या कर रहा है, पेन की कंप्लेंट कर रहा है काफ में। असेसमेंट रिवेल रेडनेस एंड स्वेलिंग, और वहाँ क्या हो रही है, रेडनेस और स्वेलिंग हो रही है, साइड पे ऑफ डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। तो नर्स को फर्स्ट क्या करना है, ऑप्शन में 1, कीप बोथ लेग्स डिपेंडेंट। 2, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। 3, अप्लाई वार्म सोप टू द लेफ्ट काफ। 4, एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक। हमारा राइट आंसर होगा 2, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है। द क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट पॉसिबल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ये जो सिम्टम्स हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। बैड रेड विद द लेग, एलिवेट शुड बी मेंटेन एट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, नोटिफाई इमीडिएटली। हमें क्या करना है इस कंडीशन में, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है इमीडिएटली। और ए थ्रोम्बस में प्रोग्रेस टू ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्योंकि थ्रोम्बस क्या कर सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कर सकता है, और ये क्या कर सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या कर सकता है, लीड टू कॉज डेथ। इसलिए हमें क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, व्हाट क्लाइंट रिस्पॉन्स इंडिकेट टू द नर्स दैट ए वेज़ोडायलेटर मेडिकेशन इज इफेक्टिव। कौन सा इसमें से रिस्पॉन्स हम रिस्पॉन्स से पता करेंगे, कौन सा रिस्पॉन्स इंडिकेट करेगा कि वेज़ोडायलेटर मेडिकेशन इफेक्टिव है, मतलब वर्क कर रही हैं। 1, पल्स रेट डिक्रीज फ्रॉम 110 to 75, अगर पल्स रेट 110 to 75 से कम हो रही हैं। 2, एब्सेंस ऑफ एडवेंटियस ब्रीथ साउंड। 3, इंक्रीज इन द डेली अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड। 4, ब्लड प्रेशर चेंज फ्रॉम 154/90 to 126/72। राइट आंसर होगा हमारा 4, ब्लड प्रेशर चेंज फ्रॉम 154
बाय 90 to 126 बाय 72। क्यों? क्योंकि जो वेज़ोडाइलेटर मेडिकेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, बीपी डिक्रीज़ करती हैं, ठीक है, बीपी कम करती हैं ब्लड प्रेशर को। इसीलिए हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारी मेडिकेशन इफेक्टिव है। वेज़ोडाइलेटर को हम इंक्रीज़, अगर बीपी इंक्रीज़ हो जाता है तो उसमें हम देते हैं बीपी को कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, ठीक है। वेज़ोडाइलेटर विल लोअर द ब्लड प्रेशर एंड वन द पल्स रेट इज़ नॉट डिक्रीज एंड मे इंक्रीज। पल्स रेट क्या होती है, वेज़ोडाइलेटर से डिक्रीज़ नहीं होती हैं बट इंक्रीज़ हो सकती हैं। टू ब्रीथ साउंड आर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय वेज़ोडाइलेटर, ऑल्दो वेज़ोडाइलेटर मेडिकेशन कैन डिक्रीज preload and afterload which could indirectly affect breath sound and heart failure। breath sound directly affected नहीं होती है vasodilator। 3 the urine output is not affected immediately although control of blood pressure। urine output भी क्या होता है, immediately affected नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 82, what should the nurse assist to determine if a client is experience the therapeutic effect of valsartan। एक पेशेंट है, वालसरटन ले रहा है, जो टेबलेट है, तो कौन सा नर्स एक्सपीरियंस थेरेप्यूटिक इफेक्ट असिस्ट करेगी पेशेंट में। 1 लिपिड प्रोफाइल, 2 एपिकल पल्स, 3 यूरिनरी आउटपुट, 4 ब्लड प्रेशर। इसका करेक्ट आंसर होगा 4 ब्लड प्रेशर। क्यों? इसका रेशनल दे सकते हैं वालसरटन। 4 एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर ARB lower the blood pressure, they block the receptor site in smooth muscle and adrenal gland, so vasoconstriction is prevented। जो ब्लड प्रेशर होता है ये हम क्यों लेते हैं, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसीलिए हमें क्या चेक करना है, क्या असिस्ट करना है, ब्लड प्रेशर को असिस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, amlodipine is prescribed for a client with hypertension, which response to the medication should the nurse instruct the client to report to the health care provider। एक amlodipine प्रिस्क्राइब की है पेशेंट को क्या है, हाइपरटेंशन है, तो कौन सा रिस्पॉन्स मेडिकेशन का नर्स को इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट हेल्थ केयर को प्रोवाइडर को इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। अगर पेशेंट एम्लोडिपिन ले रहा है हाइपरटेंशन के लिए, तो कौन सा मेडिकेशन का रिस्पॉन्स अगर शो होगा तो पेशेंट नर्स को पता है कि ये रिस्पॉन्स पेशेंट का हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली इंस्ट्रक्ट करना है। ऑप्शन में ए 1 ब्लड विजन, 2 डिजीनेस ऑन राइजिंग, 3 एक्सेसिव यूरिनेशन, 4 डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग। करेक्ट आंसर होगा हमारा 4 डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग। अगर डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथ करने में, पेशेंट को ब्रीथिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है, सांस लेने में, तो हमें क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिपोर्ट करना है अगर पेशेंट एम्लोडिपिन ले रहा है फॉर हाइपरटेंशन के लिए। क्यों? डिस्पीनिया में इंडिकेट डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी एडिमिया विच इज़ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इसमें से जो डिस्पीनिया है हमारा, ये क्या इंडिकेट करेगा, पल्मोनरी एडिमा इंडिकेट करेगा, जो कि क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसलिए हमें क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। जो 1 ऑप्शन था हमारा ब्लड विजन, दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइड इफेक्ट होता है, मे अकर इन सम पीपल बट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। ये क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है, इसीलिए हम ये ऑप्शन राइट नहीं करेंगे। और 2 और 3, दिस इज़ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन विच इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। जो हमारा डिजीनेस ऑन राइजिंग, उठने पर पेशेंट को चक्कर आना, और एक्सेसिव यूरिनेशन, यूरिन का लेवल बढ़ जाना, ये क्या होता है, एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट होते हैं दिस मेडिकेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, what should the nurse identify as the primary cause of the pain experienced by a client with a coronary occlusion। पेशेंट को क्या है, कॉर्नरी अक्लूजन है, तो कौन सा प्राइमरी कॉज होगा पेन एक्सपीरियंस। अगर पेशेंट पेन एक्सपीरियंस कर रहा है तो कौन सा इसका प्राइमरी कॉज होगा। 1 आर्टियल स्पाज्म, 2 हार्ट मसल्स इस्केमिया, 3 ब्लॉकिंग ऑफ द कॉर्नरी वेन, 4 इरिटेशन ऑफ नर्व एंडिंग इन द कार्डियक प्लेक्सस। राइट आंसर होगा हमारा 2 हार्ट मसल्स इस्केमिया। ये क्या होता है, प्राइमरी कॉज होता है ऑफ द पेन एक्सपीरियंस बाय क्लाइंट विद अ कॉर्नरी अक्लूजन। इस्केमिया कॉज टिश्यू इंजरी। इस्केमिया क्या करता है, इसमें क्या होता है, इस्केमिया में जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं,
ये क्या कॉज करता है, टिश्यू इंजरी करता है एंड रिलीज ऑफ केमिकल्स, और केमिकल्स को रिलीज करता है सच एज ब्रेडिकाइनिन दैट स्टिमुलेट सेंसरी नर्व, जो कि क्या करती है, सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करती है और पेन को कॉज करती है, जिसकी वजह से पेन होता है। जो वन ऑप्शन था हमारा आर्टियल रिस्पॉन्स रिजल्टिंग इन टिश्यू हाइपोक्सिया एंड पेन इज एसोसिएट विद द एंजाइना पेक्टोरिस, इसमें एंजाइना पेक्टोरिस का पेन होता है। और 3 जो हमारा था आर्टरीज नॉट वेन आर इन्वॉल्व इन द पैथोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और जो 4th हमारा टिश्यू इंजरी एंड पेन अकर इन द मायोकार्डियम, ये हमारे राइट ऑप्शन नहीं होंगे। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा 2, जो कॉर्नरी ऑक्लूजन होता है, इसमें हमारा प्राइमरी कॉज क्या होता है पेन का, हार्ट मसल्स इस्केमिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 85, विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट आफ्टर ए कार्डियक कैथेराइजेशन। कौन सा नर्सिंग एक्शन इंपॉर्टेंट होगा अगर जिस टाइम पेशेंट केयर कर रही है कार्डियक कैथेराइजेशन के बाद, पेशेंट को कार्डियक कैथेराइजेशन हुआ है, उसके बाद पेशेंट की केयर कर रही है नर्स, तो कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन होगा नर्स का। 1 है प्रोवाइड फूड रेस्ट, 2 एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, 3 चेक पल्स डिस्टल टू द इंसरेशन साइड, 4 असेस द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एवरी 15 मिनट। करेक्ट आंसर होगा हमारा 3, चेक पल्स डिस्टल टू द इंसरेशन साइड। जो हमारा कार्डियक कैथेराइजेशन है, जहाँ से इंसर्ट किया गया है, जो इंसरेशन साइड है, उसको जो पल्स डिस्टल है उसको चेक करना, ये क्या है हमारी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन है आफ्टर द कार्डियक कैथेराइजेशन। द पल्स शुड बी असेस्ड बिकॉज द ट्रॉमा एट द इंसर्शन साइड में देयरफॉर विद ब्लड फ्लो डिस्टल टू द साइड। जो कार्डियक कैथेराइजेशन साइड है वहाँ पे ब्लडिंग होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, वहाँ पर चेक करते रहना है, पल्स डिस्टल को चेक करते रहना है। इंसर साइड में देयरफॉर विद ब्लड फ्लो डिस्टल टू द साइड देयर इज ऑल्सो डेंजर ऑफ ब्लीडिंग, ये क्या हो सकता है, डेंजर हो सकता है, इसलिए हमें क्या करना है, वहाँ पे चेक करते रहना है, ये हमारे प्रायोरिटी होगी। और 1 जो था रेस्ट इज नॉट प्रायोरिटी ऑल्सो द एक्सट्रीमिटी इन विच द कैथेटर वॉज इंसर्टेड यूजुअली इज इमोबिलाइज फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम टू प्रिवेंट ब्लीडिंग एंड द इंसरेशन साइड। जो एक्सट्रीमिटी है कैथेटर की इज इंसर्टेड यूजुअली, उसे इमोबिलाइज करके रखना है ताकि हम ब्लीडिंग से प्रिवेंट कर सके। जो 2 ऑप्शन था हमारा, दिस इज डिटरमाइंड एट इंडिविजुअल बेसिस नॉट रूटीन। ऑक्सीजन ये कोई रूटीन में हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर नहीं होगा कार्डियक कैथेराइजेशन टाइम पे। और फॉर दिस द क्लाइंट विल बी ऑन ए कार्डियक मॉनिटर विच विल अलाउ फॉर द कंटिन्यूअस मॉनिटर। अगर कार्डियक कैथेराइजेशन होगा उसको ऑब्वियसली हम मॉनिटर करते रहते हैं, इसलिए हमारी ये प्रायोरिटी नहीं होगी। प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, पल्स डिस्टल साइड को चेक करते रहना। ठीक है friends, thanks for watch. Please subscribe for watch more video, press bell icon for notification and like and share. Friend watch please watch पूरा करें वीडियो को और शेयर कर दें और वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।